हाँ जी गाइस, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या फर्क है। यहाँ तो एक फर्क है, एक तो वहाँ पे आपके दो पार्ट्स होते थे। बैलेंस शीट में क्या होता था, एसेट और लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बनती थी लेफ्ट हैंड साइड में, एसेट बनता था राइट हैंड साइड में। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये लाइबिलिटी पहले ऊपर आएगी, लाइबिलिटी से पूरी लिख दोगे, उसके बाद फिर एसेट्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस है। क्लियर हो गया? अभी हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं मार रहे, अभी तो फिलहाल हम थोड़ा सा बस देख रहे हैं सर कैसे बना रहे हैं। बाकी हम ये सारी चीज डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट बुक पे। जब हम अगली बुक करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक वही आएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखो कैसे आएगा। एक और चीज का फर्क आएगा। वहां लाइबिलिटी और एसेट होते थे, लाइबिलिटी की जगह नाम हो जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसलिए यहाँ क्या लिख रहा हूँ, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पे लाइबिलिटीज में आपके पास स्पेसिफिक हेडिंग्स है। ठीक है, स्पेसिफिक हेडिंग्स है, तो उसमें सबसे पहली हेडिंग आती है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अगेन दिमाग अभी नहीं लगा रहे, इसमें क्या आएगा मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। सेकंड आता है नॉन करंट लायबिलिटी। और क्योंकि आपने जो लोन लिया है वो इसी के अंदर आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी लंबे समय तक चलेगा। तो हम इसी के अंदर फर्दर जाएंगे। इसके अंदर फर्दर आपके पास सब हेडिंग आती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड शो इट। ध्यान से देखो, फिर से देखो क्या लिखा है मैंने। शेयर होल्डर फंड, पहली हेडिंग लिखी शेयर होल्डर फंड, सेकंड हेडिंग लिखी नॉन करंट लायबिलिटी, और जो सेकंड हेडिंग लिखी है उसकी सब हेडिंग है, इसको सब हेडिंग कहते हैं। सब हेडिंग क्या लिखी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आर यू विद मी? प्रथम रेज योर हैंड प्लीज। प्रथम समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या लिखा है मैंने? तो आपने जो भी यस। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी कुछ स्पेसिफिक हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं, तो आपको उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जो आपकी रेलिवेंट हेडिंग थी सिर्फ फिर से बता रहा हूँ, हम लोग एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं तो पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। हम इक्विटी लाइबिलिटी में सारा कुछ नहीं लिख रहे हैं, एसेट्स में सारा कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ जो जरूरत की चीज है वो बना रहे हैं। हम सिर्फ लोन को दिखा रहे हैं कि लोन कैसे आएगा। क्लियर हो गया? आर यू विद मी? चल सकता हूँ आगे? ओके। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे साथ में बैलेंस शीट के साथ में नोट्स बनाने होते हैं। ठीक है, तो जो डिटेल होती है वो नोट्स में आती है। जैसे आप वर्किंग नोट बनाते हो ना अपने क्वेश्चन के साथ, ये जब क्वेश्चन करते हो तो जो डिटेल वर्किंग होती है वो वर्किंग नोट में दिखाते हो। जो मेन मेन पार्ट है आंसर का, दैट इज योर आंसर। अदरवाइज बाकी सारी चीजें वर्किंग में जाती है। सेम चीज जो बैलेंस शीट में वर्किंग है वो सारी की सारी कहाँ आएगी, नोट्स टू अकाउंट में। यानी कि जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में फर्दर मेरे को ब्रेकअप देखना है तो कहाँ जाऊंगा मैं, नोट्स टू अकाउंट। इसको क्या कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट। उसका फॉर्मेट भी सिमिलर है। हाँ जी, सबसे पहले आएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, देन उसके बाद पर्टिकुलर, एंड देन अमाउंट। ठीक है, मुझे किसका नोट बनाना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैंने ये लिखा, और ये नोट यहाँ पे मैंने नोट नंबर लिख दिया 1। देखो ध्यान से देखो, समझो जरा पहले। बैलेंस शीट में जिस चीज के नोट में बना रहा हूँ उसके आगे मैं नोट नंबर लिख दूंगा, जो भी नोट नंबर है। जैसे इस केस में पहला नोट है लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, तो उसके आगे नोट नंबर 1 हो गया। अब अगला नोट अगर कोई होता तो उसका नोट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसके आगे नोट नंबर 2 लिखोगे, ऐसी 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ लोन, वो लोन किस हेडिंग में आता है। हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटी, और सब हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखाना है, इसलिए मैंने नोट बनाया किसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर? अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं किस तरीके से दिखाएंगे। कौन सा लोन हमने इशू किया है, 10% एक्सिस बैंक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10% एक्सिस बैंक लोन। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, कितने रुपए का लिया है, 5 लाख रुपए का। आर यू विद मी? प्रथम, क्लियर हो रहा है बेटा यहाँ तक? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपने ये लोन यहाँ दिखा दिया किसमें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में।
अभी अगर आपको टेक्निकली देखो बहुत ज्यादा, अगर ये चीज नहीं भी समझ आ रही हो, शेयर होल्डर फंड क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, तो फिलहाल भी इसको याद करके चलो। जब हम अगले चैप्टर पे चलेंगे तो एक एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम ये क्या हेडिंग सब हेडिंग। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक डिटेल में आएगा अगली बुक में। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ जी, ये तो समझ आना चाहिए कि 10% एक्सिस बैंक लोन मैंने 5 लाख रुपीज में लिखा, तो 5 लाख रुपए का लोन लिया। अब सपोज करो, क्वेश्चन कहता है कि आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया और उसके अगेंस्ट आपने 6 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, 6 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहली चीज तो बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है, 5 लाख का लोन लिया, 6 लाख के डिबेंचर क्यों इशू हो रहे हैं। तो भाई नॉर्मली तो क्या होता है, आप सिक्योरिटी ज्यादा की देते हो, ताकि कल को अगर प्राइसेस डाउन भी हुए तो भी वो अपना पूरा पैसा रिकवर कर पाए। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लो आपने 5 लाख का ही डिबेंचर दिए होते हैं और कल को डिबेंचर की वैल्यू कम हो गई, तो ऐसे केस में वो पूरे पैसे रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए नॉर्मली सिक्योरिटी हायर वैल्यू की दी जाती है, ताकि अगर वैल्यू डाउन भी हो जाए तो भी आप पूरा पैसा रिकवर कर पाए। क्लियर। तो इसलिए ये परेशान मत होना कि यार लोन तो 5 लाख का है, लेकिन डिबेंचर 6 लाख के 10 लाख के ज्यादा अमाउंट के दिख रहे हैं, ऐसा क्यों। तो डिबेंचर नॉर्मली ज्यादा अमाउंट के हो। क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान के चलते 6 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करें एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और 6 लाख के जो डिबेंचर इशू करे हैं वो कितने हैं, मान लेते हैं 100 रुपए का एक डिबेंचर था। तो टोटल कितने डिबेंचर हो गए जो इशू हो रहे होंगे, 6,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं 12%। तो 6,000 12% डिबेंचर इशू किए 100 रुपए के एज कोलेटरल सिक्योरिटी। आर यू विद मी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब इसको कैसे दिखाएं। हमने क्या अभी एग्री किया, पहला ऑप्शन क्या कर रहे हैं, पहला ऑप्शन है व्हेन नो एंट्री इज मेड इन दी बुक्स फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। जब हम एंट्री ही नहीं कर रहे तो हम कैसे दिखाएंगे भाई, नॉर्मली तो अगर हम एंट्री नहीं करते तो वो चीज बुक्स में नहीं आती है। लेकिन अगर मैं ये नहीं दिखाऊंगा तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि भैया डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी भी इशू हो रखे हैं। तो मुझे बताना तो पड़ेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नोट दे देते हैं इसी के नीचे। इसके नीचे नोट आ जाएगा, नोट क्या आएगा कि हमने 6,000 12% डिवेंचर्स इशू करे हैं। डिवेंचर्स आर डिवेंचर्स ऑफ, सॉरी पहले पूरा लिखते हैं पूरा, ऑफ ₹100 ईच आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन। समझ में आया। तो अगर आप टेक्निकली देखो, मैंने एंट्री कोई करी नहीं है, इसलिए मेरी बुक्स में कहीं भी अमाउंट बाहर नहीं आ रहा है सिर्फ, लेकिन मैंने नोट क्यों दिया, ताकि कोई भी अगर मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े तो उसको पूरी जानकारी मिले। आपको याद होगा 11th में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक लो प्रिंसिपल पढ़ा था अकाउंटिंग का, जिसको बोलते थे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। वो क्या कहता था कि जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यू शुड डिस्क्लोज इट इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इवन इफ वी आर नॉट डूइंग एनी एंट्री फॉर दिस, तब भी हमें एटलीस्ट एक नोट के माध्यम से, एक नोट के फॉर्म में हमें इसको बताना पड़ेगा कि हमने ऐसा किया है। क्लियर हो गया गाइस, सबको क्लियर है कि हमें एक नोट देना पड़ेगा कि हमने इस तरीके से इशू किया, क्योंकि नोट ही दिया है, कोई एंट्री तो करी नहीं है, इसलिए आउटर कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं आएगा। टोटल अमाउंट यहाँ कितना बना, 5 लाख। यही अमाउंट ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। देखो भाई, बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं आया, प्रथम। यस सर। क्लियर है। क्या किया, पहला ऑप्शन क्या है जिसमें हम इश्यू ऑफ डिबेंचर की कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं, तो जब एंट्री नहीं कर रहे तो सिर्फ क्या करेंगे, नोट दे देंगे। परीक्षा प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। हाँ जी, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट। वृंदा, अवनी, तनीषा, शगुन, एक बार थम्स अप कर दो अगर क्लियर है तो। हाँ जी, चलो ग्रेट, आगे चलते हैं। अब ऑप्शन नंबर 2, सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन है कि हम जब डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं तो हम उसकी एंट्री पास कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन इज एंट्री इज डन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी।
फिर से एक चीज रिपीट कर देता हूँ। जहां तक लोन देने की बात है, उसकी जो एंट्री है वो तो दोनों ही केस में हो रही है। ठीक है, लोन देने की एंट्री दोनों ही केस में हो रही है। ये हम सिर्फ एडिशनल एंट्री की बात कर रहे हैं कि डिबेंचर के लिए एडिशनल एंट्री होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहला केस हम लेके चल रहे थे, पहला ऑप्शन कि हमने एंट्री पास नहीं करी, दूसरा ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं कि हम एंट्री पास कर रहे हैं। अब अगर एंट्री पास होगी तो एंट्री होगी क्या? हाँ जी। प्रथम, अगर आप डिवेंचर इशू करते हो तो उसकी सिंगल एंट्री क्या होती है? सिंगल एंट्री बता सकते हो? सर बैंक टू X% डिवेंचर अकाउंट। बहुत बढ़िया, ये इससे पता समझ में आ गई बात है ना। तो बैंक टू एक्स परसेंट डिवेंचर, जैसे सिंगल एंट्री शेयर में पूछी थी तो क्या होती थी? बैंक टू शेयर कैपिटल, उसकी जगह यहाँ क्या आ गया? एक्स परसेंट डिवेंचर। तो बैंक टू एक्स परसेंट डिवेंचर होता। लेकिन यहाँ पे आप जब डिवेंचर इशू कर रहे हो तो पैसे आ रहे हैं क्या? पैसे तो आ नहीं रहे, वो तो लोन के आ रहे थे, लोन के ऊपर एंट्री कर दी। ये तो आप डिवेंचर सिर्फ एज सिक्योरिटी दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट तो हो नहीं सकता। लेकिन ये तो क्लियर हो गया, डिवेंचर्स अगर मेरे पास से जाएंगे तो क्या होगा? 12% डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा। और कितने रुपए के डिवेंचर जा रहे हैं? 6 लाख। आर यू विद मी? सबको क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2x% डिवेंचर, जो भी यहाँ पे कितना है 12%, मैं एग्जांपल लेके चल रहा था, तो मैं 6 लाख रुपए के टू 12% डिवेंचर क्रेडिट कर दूंगा। लेकिन फिर डेबिट क्या होगा? एंट्री में तो भाई डेबिट और क्रेडिट दोनों होते हैं ना, ये तो हमने सबसे पहला रूल सीखा था। तो यहाँ पे हमें एक डबल एंट्री करने के लिए एक डमी अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका नाम हम बोलते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे कोई दूसरा इफेक्ट हो ही नहीं रहा है। अभी तो मैंने एज ए सिक्योरिटी दी है सिर्फ, अभी कुछ उसके बदले में ना तो कोई पैसे आए ना कोई वो डिबेंचर्स लाइव है, अभी तो एक्टिव ही नहीं है डिबेंचर्स। समझ आ रही है बात? ये तो सिर्फ मैं इसलिए एंट्री कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बुक्स में इसको दिखा सकूं। ठीक है, तो एक तरह से ये मैं जबरदस्ती की एंट्री कर रहा हूँ कि मेरे को अगर बुक्स में दिखाना है तो मैं क्या करूँ, तो इसलिए मैंने एक डमी अकाउंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम दे दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री आपकी क्या बन गई? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर 6 लाख रुपीज। अब सवाल उठा, इसको दिखाएंगे कैसे? तो वही सेम चीज करते हैं जैसे वहां पे बैलेंस शीट बनाई थी, यहाँ भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपर से कॉपी कर लो, इजी हो जाएगा, देखो। हाँ जी गाइस, तो देखो बाकी सारी चीजें सेम है। जैसे आप वहां पे बैलेंस शीट बना रहे थे और एक्सपेक्ट बना रहे थे, सेम वैसे ही यहाँ भी बैलेंस शीट बनेगा और एक्सपेक्ट बनेगा। लेकिन ये जो नीचे नोट दे रहे थे आप, अब ये नोट नहीं आएगा, क्योंकि अब तो आपने एंट्री करी है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस एंट्री का इफेक्ट यहाँ पे दिखाओ। एंट्री का इफेक्ट कैसे दिखाओगे? आप, क्योंकि आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, और डिवेंचर भी क्या है? डिवेंचर इज ऑल्सो अ डिवेंचर इज ऑल्सो अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लंबे समय के लिए आप खरीद रहे हो, एक तरह से उधार पे पैसा ले रहे हो, तो वो भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आएगा। तो आप इसको यहीं पे दिखाओगे कैसे? 6,000 12% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। और इसको इनर कॉलम में लिखोगे, कितने रुपए के हो गए? 6 लाख रुपए के। और जो डिवेंचर सस्पेंस आपने डेबिट किया था उसको यहीं से माइनस करके दिखा दोगे, 6 लाख रुपीज। तो आउटर कॉलम में कितना आएगा? नील।
यानी टोटल पे अभी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 5 लाख, और यही 5 लाख मेरा ऊपर चला गया लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। आई बात समझ में? मैंने ये माइनस करके क्यों दिखाया डिबेंचर सस्पेंस? क्योंकि डेबिट था, डेबिट बैलेंस नॉर्मली तो कहाँ जाना चाहिए था, एसेट में। तो अगर वैसे मैं देखूँ तो ये कहाँ जाना चाहिए था, डिबेंचर्स आने चाहिए थे लाइबिलिटी में, और डिबेंचर सस्पेंस जाना चाहिए था एसेट में। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होता है, आप इसको डिबेंचर्स में से ही माइनस करके दिखा देते हो। तो अब इसमें हुआ क्या भाई, मैंने जो एंट्री करी उसकी वजह से मैं डिबेंचर्स को दिखा पा रहा हूँ अपनी बुक्स के अंदर। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ 6 लाख के सिक्योरिटी के एज अ सिक्योरिटी आपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं। हाँ परीक्षा। सर हर बार ही डिबेंचर्स ले लो जाएंगे या कभी अमाउंट आता भी है? नहीं भैया, अगर आपने डिबेंचर एज अ सिक्योरिटी दी है तो नील ही आएगा ना, क्योंकि उतना ही डिबेंचर सस्पेंस भी आ रहा होगा आउट तो बस बाहर। बताने के लिए लिख देते हैं पर बस वैसे बस कुछ। बस एग्जैक्टली exactly, इसका कोई और पर्पस नहीं है। इसका पर्पस क्या है, फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर दो तरीके से कर सकते हो आप, एक तो एज अ नोट दे करके, और दूसरा तरीका क्या है, आप ये एंट्री करके कर सकते हो। और अगर आप एंट्री करोगे तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो प्रेजेंटेशन में फर्क हो गया। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका सारा का पार्ट सेम है, सिर्फ यही पार्ट डिफरेंट है। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सिर्फ ये पार्ट डिफरेंट है। यहाँ नोट आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे नोट आ रहा था, और सेकंड वाले पार्ट में क्योंकि आपने एंट्री करी है तो आप इस तरीके से दिखा रहे हो, डिबेंचर सस्पेंस को लिख के माइनस करके दिखा रहे हो। देखो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? आई थिंक छोटा हो गया काफी, लेकिन स्टिल इतना पता चल रहा होगा कि हाँ ऊपर का बाकी सारा पार्ट सेम है। क्लियर है गाइस? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अब सवाल उठता है, सर ये दो ऑप्शंस आप बता रहे हो, ये दो ऑप्शंस हैं, ये दो ऑप्शंस हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करना है? तो क्वेश्चन बताएगा आपको, क्वेश्चन कहेगा कि भाई आप जैसे वो सारी कहानी मैंने बोली, एबीसी लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ रुपीज 5 लाख अगेंस्ट विच इट हैज इशूड 6,000 12% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 each एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। अब उसके आगे लिखा आ सकता है अज्यूमिंग नो एंट्री इज पास फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या लिखा आ सकता है assuming entry has been passed for issue of debentures। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरीके से लिखा आ सकता है कि आप कौन सा वाला केस आपको करना है। इन केस अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा आता तो फिर आपको दोनों ही ऑप्शंस करके दिखाने पड़ेंगे कि डिबेंचर्स को अगर मैं डिबेंचर्स को एज अ एंट्री कर रहा हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ तो क्या होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली एक ही आता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली, लेकिन मैं अभी आपको इससे बता रहा हूँ क्योंकि बुक में ऐसे ही मिलेगा, बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो आपको दोनों ही करने हैं वहाँ पे, दोनों सिनेरियो से आंसर्स करके दिखाने हैं। लेकिन एग्जाम में जब आएगा तब वो नॉर्मली आपको लिख के बताते हैं कि क्या हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी। क्लियर हो गया गाइस? क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री भी आ सकती है। तो अगर सिर्फ जर्नल एंट्री आएगी तो ये एंट्री तो कॉमन है, 5 लाख वाली जो बैंक की एंट्री है वो तो कॉमन है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमने डिबेंचर इशू करे उसकी भी एंट्री करनी है तो 6 लाख वाली एक एंट्री और आ जाएगी, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर 6 लाख। फिर अगर क्वेश्चन कहता है कि शो हाउ इट वुड अपीयर इन दी बैलेंस शीट या हाउ इट वुड अपीयर इन दी बुक्स ऑफ द अकाउंट, यानी इसका मतलब वो आपसे मांग रहा है कि बैलेंस शीट बना के दिखाओ, फिर आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन देख लेना क्या है। जबरदस्ती हर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के मत आ जाना। तो क्वेश्चन चेक करना क्या मांगा है। अगर मान लो 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है सिर्फ जनरल एंट्री मांगे, फिर आपसे बैलेंस शीट ना मांगे। क्लियर हो गया गाइस? ठीक है। टॉपिक बहुत ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन गलतियां कहाँ होती है मैं फिर से बताया था। पहली गलती होती है, हम ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन क्या ऑप्शन मांग रहा है। क्या वो कह रहा है डिबेंचर्स की एंट्री करनी है या नहीं करनी है, हम उस पर ध्यान से नहीं पढ़ते, मांगता कुछ और हम करके कुछ और आ जाते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, मैंने आपको फिर से बताया 5 लाख की कॉमन एंट्री है, वो तो दोनों ही केस में होनी है। बच्चे वो भी नहीं करके आते, वो क्वेश्चन मांग रहा है एंट्री करके दिखाओ, एंट्री नहीं करके आएंगे, सिर्फ बैलेंस शीट और नोट्स पेपर्स बना के आते हैं। तीसरी गलती क्या करते हैं, तीसरी गलती करते हैं उल्टा करके आ जाते हैं। ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ 6,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, ये कब आता है, ये केस तब आता है जब आपने एंट्री नहीं करी है। उल्टा करके आ जाएंगे, जब आपने एंट्री करी है तब ये लिख के आ जाएंगे, जब एंट्री नहीं करी है तब डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट खोल के आ जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं जिसमें आप गड़बड़ करते हो।
चौथी गलती क्या करते हैं, सब जगह 5 लाख का अमाउंट लिख देंगे, डिवेंचर के आगे भी 5 लाख का लिख देंगे। अरे भाई डिवेंचर 6 लाख के हैं। क्लियर है? 6 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किया तो 6 आएगा, वहां 5 लाख नहीं आ सकता। बी केयरफुल, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से जबरदस्ती आपका आंसर गलत हो जाता है। टॉपिक बहुत आसान है, वेरी इजी टॉपिक, बट प्रॉब्लम क्या होता है जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो इन चीजों को ध्यान नहीं देते और गलती कर देते हैं। ठीक है, विद दिस आपके 3 टॉपिक खत्म हो गए हैं आपके। अगर आपको मैं ऊपर दिखाऊं एक बार, देखो, पहला था इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 3 टॉपिक आपके खत्म हो गए हैं, 3 टॉपिक अभी आपके और बचे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर विद रिडम्पशन क्लॉज, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू एंड लॉस ऑन इशू। ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करेंगे। आप फोटो खींच लो इसकी भाई, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कहाँ से है। यहाँ, सबसे पहले इसका खींच लेते हैं फोटो। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, विजिबल है? हाँ परीक्षा, पूछो, कुछ कह रहे हो आप? सर आप एक बार बुक के क्वेश्चन से बता दीजिए किस में करनी है किस में नहीं करनी, क्लियर नहीं है। आ रहा हूँ, पहले एक बार सेकंड को, सेकंड इसकी फोटो खींच लो पहले, ये क्लियर कर लेते हैं फिर उसके बाद आता हूँ। चलो आगे। ये वाला केस है, इससे पहले इसकी जर्नल एंट्री की फोटो ले लो। देन उसके बाद दिस इज ऑप्शन नंबर 1, जिसके अंदर हम एंट्री नहीं कर रहे हैं डिबेंचर्स के लिए, हम सिर्फ नोट दे रहे हैं। सॉरी, ठीक है। एंड देन दिस इज ऑप्शन नंबर 2, जिसके अंदर हम एंट्री करते हैं तो उसको कैसे दिखाते हैं। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चंस पे। एक बार क्वेश्चंस खोल लो, होमवर्क भी समझ लो क्या है, और साथ में आपको थोड़ा बता भी देते हैं कि किस तरीके से इसको देखना है। हाँ जी, अपनी अपनी बुक खोल लो जरा, मैं भी बुक खोल रहा हूँ। सबसे पहले होमवर्क समझ लो, आपको होमवर्क करना क्या है। तो आपने कहाँ तक दिए थे, मैंने आपको क्वेश्चन 12 तक दिए थे, 12 तक बोले थे। तो बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के, ये सारा देखो अदर देन कैश है, 13 से लेकर के 26 तक ये सारा अदर देन कैश है। ठीक है, इसके अंदर अगेन वही दो दो एंट्रीज होंगी, ज्यादा एंट्रीज नहीं है, नंबर ऑफ एंट्रीज ज्यादा नहीं है, वही दो दो एंट्रीज होंगी, ड्यू की और इशू शेयर्स की। और उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 27 से 30 तक देखोगे तो वो सारा का सारा क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको करना है। क्वेश्चन अब ये जो इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या बोल रहे हैं। क्या कंपनी टुक अ लोन ऑफ 4 लाख फ्रॉम बंधन बैंक लिमिटेड एंड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ 4 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ तो 4 लाख का ही लोन था और 4 लाख के ही उसने डिबेंचर इशू करे हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कह रहा एक्सप्लेन हाउ विल द इशू ऑफ डिबेंचर बी डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो क्वेश्चन यहाँ हमें नहीं बता रहा है कि क्या हमें डिबेंचर्स को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स में या नहीं करना है। तो हमें यहाँ दोनों ही ऑप्शन उनको करके दिखाने पड़ेंगे, यही मैं आपको बता रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया परीक्षा? तो इनमें आपको दोनों ही करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 30th क्वेश्चन पे आओ, 30th क्वेश्चन देखो। 30th क्वेश्चन क्या कहता है, एस सिंह लिमिटेड obtained a loan of 5 lakh from State Bank of India at 10%. The company issued 7,50,000 rupees debenture. और उसके बाद लास्ट में क्या कह रहा है, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रांजेक्शन व्हेन द कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड। तो ये पहला केस हो गया नॉट टू रिकॉर्ड, और दूसरा कौन सा, व्हेन द कंपनी डिसाइड टू रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन में इस तरह से लिखा आएगा कि आपको रिकॉर्ड करना है या नहीं रिकॉर्ड करना है। अभी ये जो क्वेश्चंस हैं टीएस ग्रेवाल में, इसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको दोनों ही केस करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज समझ आया परीक्षा कैसे लिखा आएगा? अगर सिर्फ लिखा आता व्हेन कंपनी डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड तो सिर्फ आपको ऑप्शन 1 करना था, फिर ऑप्शन 2 करके दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? तो आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट करने हैं।
फिर से कह रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन में मत जाना। जो आपके शुरू के क्वेश्चंस हैं, जो आपके कंसिडरेशन अदर देन कैश वाले हैं, उनमें सिर्फ दो दो एंट्रीज होनी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना। हाँ, इसमें आपकी बैलेंस शीट बनेगी, उसमें बैलेंस शीट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अदरवाइज ज्यादा कुछ नहीं है। अगेन फिर से बता रहा हूँ, जो आपकी हेडिंग सब हेडिंग दी थी, इनको डिटेल में समझेंगे जब हम बुक 3 करेंगे। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो तो फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।